रचना एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद उसने अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। उसकी सास उमा उससे बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन उसका देवर दीपक बहुत ही शक्की मिजाज का था, जिसके चलते वह हमेशा ही अपनी भाभी पर शक किया करता था। एक दिन वह ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी रचना का दोस्त राहुल वहां आता है, जिसे देखकर वह अपने मन में बोलता है। इसको अपने घर पे कोई काम नहीं रहता है क्या? जब देखो तो मुंह उठा के मेरे घर आ जाता है। मुझे बार बार इसको लेकर ना अपनी भाभी पे शक होता है। मुझे इन दोनों पे नजर रखना होगा। क्या हुआ भाई, तुम मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? कहीं मन ही मन तुम मुझे गालियां तो नहीं दे रहे हो? मैं तुम्हें गालियां क्यों दूंगा? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण मुझे तुम्हें गालियां देनी पड़े। अरे नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई भी ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मुझे तुमसे गालियां सुननी पड़े। लेकिन तुम इस तरह मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, मुझे लगा कि शायद तुम मुझे मन ही मन कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो। मैं मन में नहीं बोलूंगा, सीधा तुम्हारे मुंह पे बोलूंगा और दो चाटे भी लगाऊंगा। और जिस दिन तुम्हारा मेरे घर आना मुझे बुरा लगा, तुम्हें घर में घुसने तक नहीं दूंगा। तुम हमेशा ही इतने गुस्से में रहते हो क्या, या सिर्फ मुझे देखकर ही तुम्हें इतना गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह से तुम्हारा मुंह बन जाता है? मुझे किसी को देखकर ना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है। तब तो तुम्हें अपनी शक्ल की प्लास्टिक सर्जरी करवानी लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गुस्से वाली शक्ल देखकर कोई भी डर जाएगा भाई। दीपक और राहुल आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी उनकी भाभी रचना आ जाती है और बोलती है। आज क्या हो गया जो तुम दोनों फिर से लड़ने लगे? कुछ नहीं भाभी, आजकल आपके दोस्त की जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। इसको बोलो अपने काम से काम रखे। अरे ऐसा क्या बोल दिया राहुल ने जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? भाभी क्या बताऊं आपको, ये कह रहा है ना मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अपने देवर की बात सुनकर रचना हंसने लगती है और बोलती है। वैसे देवर जी, राहुल ने कोई गलत बात नहीं बोली। भाभी, आपको अपने दोस्त की बात गलत कब लगती है? अरे बस करो भाई, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा भड़क गए हो। मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी यार। तुम जो हो जहाँ हो वहीं रहो। राहुल की बात सुनकर दीपक गुस्से में वहां से चला जाता है और रचना अपने दोस्तों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी सास वहां आती है। बहू, मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ, पर तू है कि मेरी आवाज सुनी नहीं रही है। माँ जी, मुझे माफ करिए, मुझे आपकी आवाज सच में सुनाई नहीं दी। मैं राहुल से बात करने में थोड़ा बिजी थी। राहुल बेटा, तुम कब आए? आंटी जी, मुझे आए हुए बहुत देर हो गई है। मैं अपने घर में बोर हो रहा था, इसलिए सोचा कि क्यों ना आप ही लोगों से मिलाऊं। रहने दो बेटा, अब ना बात को घुमाने की कोशिश मत करो। अब हमसे मिलने आए हो या अपने दोस्तों से मिलने आए हो, हमें सब पता है। माँ जी, आप बैठकर राहुल से बात करिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। रचना इतना कहकर रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी राहुल बोलता है। रचना, खाना सच में बहुत अच्छा था। चलो, अब बहुत देर हो गई है, मैं भी चलता हूँ। बेटा, तुम कैसे जाओगे बाहर? बाहर तो बहुत तेज धूप हो रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करो, तुम अभी आराम करो, शाम को चले जाना। नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं, चला जाऊंगा मैं। बेटा बहस मत करो, बाहर सच में बहुत तेज धूप हो गई है। माँ जी, इतना कह रही हैं तो तुम रुक जाओ ना, शाम को चले जाना। कौन सा तुम्हारा घर पर तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रचना की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और राहुल रुक जाता है। शाम को दीपक ऑफिस से घर आता है और अपनी भाभी को ढूंढते हुए उनके कमरे में पहुंचता है, तो देखता है कि राहुल उनके कमरे में सो रहा है, जिसे देखकर वह बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये राहुल भाभी के कमरे में क्यों सो रहा है? अरे तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अगर राहुल बहू के कमरे में सो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? माँ, आपको पता भी आप क्या बोले जा रही हो? वो भाभी का कमरा है और भाभी के कमरे में कोई भी आके लेट जाएगा तो आपको इससे दिक्कत नहीं होगी। अरे माँ, कितना छूट दोगी भाभी को आप? देवर जी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ जी को मेरे बारे में ऐसा बोलकर भड़काने की?
भाभी, मैं माँ को भड़का नहीं रहा हूँ। जो चीज गलत है ना, वो मैं माँ को समझा रहा हूँ। देवर जी, शायद आप भूल रहे हैं कि आप रिश्ते और उम्र में दोनों में ही मुझसे छोटे हैं। क्या सही है क्या गलत वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको। बहू सही कह रही है। राहुल को उसके कमरे में सुलाने से पहले उसने मुझे बता दिया था। वो उसके कमरे में इसलिए सो रहा था क्योंकि उसके कमरे का एसी खराब हो गया था। इसका मतलब भाभी, आपके दोस्त का आपके कमरे में सोना आपको गलत नहीं लगता? मुझे सच में आपकी सोच पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। आप मुझ पर और राहुल पर शक कर रहे हैं। भाभी, मैं शक करना नहीं चाहता, लेकिन आपकी हरकतें ना मुझे शक करने के लिए ना विवश कर देती है। दीपक की बात सुनकर रचना को गुस्सा आ जाता है और वह अपने कमरे में जाकर राहुल को जगाकर उसे सारी बातें बता देती है और आगे से उसे अपने घर ना आने के लिए बोलकर उसे अपने ससुराल से धक्के देकर निकाल देती है। दिन बीतते जाते हैं। माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ। आपको कुछ सामान मंगाना है तो बता दीजिए। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं मंगाना है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ, समय से आ जाऊंगी। रचना मार्केट के लिए निकल जाती है। तभी बीच रास्ते में राहुल उसे मिल जाता है और वह उसे अपनी बाइक पर बिठाकर साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ से आ रहा दीपक उन दोनों को एक साथ देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद राहुल रचना को एक पार्क में ले जाता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई, आज तो मेरी जान ही चली जाती। तुम्हारे घर में किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को भी शक नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में मैं तुमसे रोज मिलने नहीं आ सकती। वैसे भी मेरा देवर तुम पर बहुत शक करता है। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। रचना की बात सुनकर दीपक की आशा यकीन में बदल जाती है कि सच में उसकी भाभी और उसके दोस्त का कुछ चक्कर चल रहा है। इसके बाद वह घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताते हुए बोलता है। माँ, आप हमेशा कहती हो ना कि मैं शक करने वाला देवर हूँ, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल चुका है। मैंने खुद भाभी को उस लड़की के साथ पार्क में मिलते हुए देखा है। उन्होंने बस ना हमें दिखाने के लिए ना उसको घर में आने से मना किया है, लेकिन बाहर जाके रोज छुपके छुपके उससे मिलती है। बेटा, तू उसे गलत समझ रहा है। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, तो अपना मुंह बंद रख तू। आज उन दोनों को साथ में पार्क में देखने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, मैं कभी यकीन नहीं कर सकता कि वो मेरे भाई के लिए वफादार है। वो एक घटिया औरत है माँ। घटिया औरत की ना जगह इस घर में बिल्कुल भी नहीं है। दीपक की बात सुनकर उमा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसे जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है। तू अपने शक में इतना अंधा हो गया है, उस लड़की पे तू शक कर रहा है जिसने इस घर की जिम्मेदारी उठाई है, अपने पति का सुख त्याग दिया। और अगर इन सब चीजों के बारे में उसे पता लगेगा तो उसे कितना दुख होगा। माँ, जो थप्पड़ आपको भाभी को मारना चाहिए था, आपने मुझे मारा। हाँ, क्योंकि तूने बोलने की आज हद पार कर दी है। जब बहू के पास राहुल का मिलने के लिए फोन आया था तो उसने फोन करके मुझे सारी बात बता दी थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं उससे मिलने जाऊं या नहीं जाऊं। राहुल ने अपनी होने वाली बीवी से उसे मिलवाने के लिए बुलाया था। तू उस पे शक करता है, इसलिए वो घर नहीं आया। अपनी माँ की बात सुनकर दीपक का सारा शक दूर हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी भाभी बिल्कुल सही है। उस दिन के बाद से दीपक अपनी भाभी पर शक करना छोड़ देता है। मंजू अपने पति रतन और बेटा अनिल के साथ बड़े से घर में रहती थी। मंजू को पूजा पाठ करना बहुत पसंद था, तो वहीं रतन को सुबह जॉगिंग करना, नए नए गाने सुनना, इंस्टा और फेसबुक चलाना बहुत पसंद था। कहने का मतलब है आज की यंग यूथ के साथ मिलजुल कर रहते थे। ऐसे ही एक दिन मंजू अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। शादी मैं कर तो सकता हूँ माँ, लेकिन वैसी लड़की मिलनी भी तो चाहिए जो हमारे घर को समझ सके। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए अच्छी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर अनिल अपने ऑफिस चला जाता है और कुछ दिनों बाद अनिल की शादी नेहा नाम की लड़की से हो जाती है और उसकी सास मंजू उसका गृह प्रवेश करते हुए नेहा से कहती है, आजा बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर को अपना ही घर समझना। जी माँ जी। मंजू के स्वागत करते ही रतन कहता है, अरे वाह, क्या बीवी लेकर आया है मेरा बेटा। बहुत गोरी चिट्टी है, एकदम आइटम लग रही है। नाम भी नेहा है, क्या झकास नाम है। जरा जबान संभाल कर बात कीजिए।
क्यों, क्या हो गया? कुछ भी नहीं बोल सकता क्या मैं अब? नहीं, बहू है ये आपकी। अपनी बहू से कौन ऐसे बात करता है? अपनी माँ की बात सुनकर अनिल कहता है। अरे माँ रहने दीजिए, आपको पता है ना पिताजी को मजाक करने की आदत है। अब आप ना जल्दी से ना सारी रस्में खत्म करो, मैं बहुत थक चुका हूँ। देखो बहू, तुम्हारा पति तो अभी थक गया होगा। अगर ये सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, हम तीनों मिलकर खूब बातें करेंगे। रतन की बातें सुनकर नेहा मन में सोचने लगती है। हे भगवान, पिताजी ये कैसी बात कर रहे हैं? नेहा पिताजी के बातों पे ध्यान मत दो, वो सबके साथ ऐसे ही मजाक करते हैं। हाँ बहू, तू अपने ससुर की बातों पर ध्यान मत दिया कर। नेहा का गृह प्रवेश भी हो जाता है। नेहा मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी। नेहा को पहले से अपने ससुर का बर्ताव कुछ अजीब लगता था, लेकिन फिर बाद में उसको अच्छा लगने लगा। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने ससुर से कहती है। अरे पिताजी आप। हाँ बहू, मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं है। पिताजी आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। रुको बहू, और ये लो, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ, गर्मा गर्म राजमा चावल। मुझे अनिल ने बताया था तुम्हें राजमा चावल बहुत पसंद है। हाँ पिताजी, मुझे बहुत पसंद है राजमा चावल। तो अब इंतजार किस चीज का कर रही हो? टूट जाओ खाने पर। लेकिन पिताजी, माँ जी के लिए। अरे चिंता मत करो, और तुम खूब मजे से खाओ। बहुत खिलाया है जवानी में उसे, तभी तो डॉक्टर ने कम खाना खाने को कहा है। जाओ खा लो तुम पहले। ऐसे ही आए दिन रतन अपनी बहू नेहा के लिए राजमा चावल लेकर आता और नेहा बड़े मजे से उन्हें खाया करती। ऐसे ही एक दिन नेहा घर का काम कर रही होती है, तभी रतन नेहा से कहता है। बहू, कहाँ है तुम्हारी सास? पिताजी, माँ जी तो पूजा करने मंदिर गई हुई हैं। कुछ काम है क्या आपको? नहीं, पर इतने सारे काम तुम अकेले कैसे करोगी? कोई मदद के लिए भी तो नहीं है ना? कोई बात नहीं पिताजी, मैं कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। लाओ झाड़ू, मैं लगाऊंगा झाड़ू। नहीं पिताजी, मैं कर लूंगी काम आराम से। आप बैठिए और पहले चाय पी लीजिए, मैंने भी नहीं पी है। क्यों नहीं पिया तुमने चाय? वो क्या है ना पिताजी, अब मुझे भी आपके साथ बैठकर चाय पीने की आदत हो चुकी है, इसलिए आपका ही इंतजार कर रही थी। ठीक है, फिर पीते हैं दोनों मिलकर चाय। रतन और नेहा दोनों चाय पीते हैं और मिलकर घर का काम करते, जैसे सब्जी, राशन, ये सब चीजें। ऐसे ही एक दिन मंजू जब मंदिर से घर लौट रही थी, तो उसने अपनी पड़ोसन से कुछ औरतों को बातें करते हुए देखा। राम राम राम, क्या जमाना आ गया है। पति ऑफिस जाता है, सास मंदिर जाती है और ससुर अपनी जवान बहू के साथ छी 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 छी। हाँ सही कहा, बोलने में भी शर्म नहीं आती है। देखो ससुर को, अपनी बहू की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता है। हाँ, मैंने भी बहुत बार देखा है अपनी बहू के लिए रोज रोज राजमा चावल ले जाते हुए रतन जी को। जितनी फिक्र अपनी बहू की करते हैं ना, वो आज तक अपनी बीवी को करते हुए नहीं देखा हम लोगों ने। कलयुग है भाई साहब, कलयुग है, घोर कलयुग है। कलयुग भी ऐसा है, बहू के साथ ही आंखें चार करने में लगे हैं ससुर। भगवान माफ करे मुझे, मैं तो ये सब रोज देखती हूँ। तो क्या हुआ, दिखाते भी तो वही लोग हैं जिनको शर्म नहीं आती। देख लेना विमला बहन, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बहू ही अपनी सास की सौतन बन जाएगी। राम राम राम, बेचारी मंजू देवी, बहू ही उसकी सौतन बन जाएगी एक दिन। मंजू को अपनी पड़ोसनों की बातें सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगता। घर पर जाकर देखती है रतन और नेहा दोनों हंस हंस कर खाना बना रहे थे, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह नेहा अपनी सास को जगाने उसके कमरे में जाती है। माँ जी आज आप मंदिर नहीं जा रही? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, तुम्हें बहुत जल्दी है मुझे मंदिर भेजने की? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप रोज सुबह सुबह मंदिर चली जाती हो, इसलिए पूछा मैंने। हाँ, आज नहीं जाऊंगी मैं मंदिर। और बहू, तुझे क्या लगता है मैं अब बुढ़िया हो चुकी हूँ जो मेरी तबीयत खराब रहेगी? माँ जी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे लगा शायद आपकी तबीयत खराब है। तभी बाहर से रतन नेहा को बुलाता है और नेहा रतन के पास जाती है, तो वहीं मंजू भी अपनी बहू का पीछा करते हुए बाहर जाकर उनकी बातें सुनती है। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने रखा है तुम्हारे कमरे में। जाओ, जाकर देखो और जल्दी से तैयार हो जाओ। कैसी दिखती हो मुझे भी आकर दिखाना। ठीक है पिताजी, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ समझी, वरना लेट हो जाओगी। हाँ पिताजी,
पहले मैं जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लूं, फिर जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। और आपको भी तो अपनी ड्रेस दिखानी है। कोई जरूरत नहीं है काम करने की, घर के लोग काम कर लेंगे। पहले तुम जाओ और तैयार होकर आओ। रतन की बातें सुनकर नेहा अपने कमरे में जाकर देखती है कि एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है और उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस होता है, जिसे देखकर नेहा कॉल पर किसी से बात करती है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आज किसी को बहुत प्यार आ रहा है। क्यों भगा कर ले जाने का इरादा है क्या मुझे? सब्र नहीं हो रहा क्या जो जल्दी आने को कह रहे हो? नेहा की सास मंजू नेहा की सारी बातें खिड़की से खड़े होकर सुन लेती है और अपने पति को जाकर कहती है, सुनिए जी, बहू के साथ आप ये जो भी कर रहे हो ना, ये सब बंद कर दीजिए। कैसे बंद कर दूं? कितने दिनों बाद तो मौका मिला है। गलत बात है ये, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। अब उम्र नहीं है आपकी ये सब चीजें करने की। हट पगली, उम्र क्या देख रही है, फीलिंग देख मेरी फीलिंग। मुझे ये सब पसंद नहीं है तो यही रोक दो। ये गंदी चीजें तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? बोल क्या रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बात को साफ साफ बताओ। मंजू की आवाज सुनकर नेहा भी घबराते हुए हॉल में आती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पिताजी क्या बात हो गई? माँ जी इतनी गुस्से में क्यों हैं? बस बहू अब नाटक बंद कर दे, बहुत हो गया तुम दोनों का। मेरे पीठ पीछे मेरी सौतन बनने का सपना देख रही है तू, और आप इसके लिए रोज राजमा चावल लेकर आते थे। राजमा चावल खिलाया जा रहा है मेरी होने वाली सौतन को। सुनो तो मेरी बात। रतन अपने हाथों में रखे कागज को मंजू को दिखाता है। तभी मंजू रतन के हाथ से वो कागज लेकर फाड़ कर फेंक देती है और तभी घर अनिल आता है और कहता है, ये क्या हो रहा है घर पर? बेटा, तेरी और मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं दोनों मिलकर। माँ पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। माँ जी आप जो भी सोच रही है ना वो गलत है। और ये ड्रेस तो आपकी बेटी ने ही मुझे दिए हैं और हम मूवी देखने जा रहे थे। हाँ माँ, और मैंने आप दोनों के लिए मूवी की टिकट भिजवाई थी, लेकिन आपने फाड़ दी। रतन, नेहा और अनिल के समझाने के बाद मंजू को अपनी गलती का एहसास होता है और सभी पहले के जैसे मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं। कोमल की शादी उसके बॉयफ्रेंड पंकज से होने वाली थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। शादी से पहले मेहंदी की रस्म के समय उसकी सहेली प्रीति उससे कहती है, यार पंकज का नाम तेरे हाथों में कितना सुंदर लग रहा है। सच में अपनी सारी सहेलियों में मैं तेरी ही लव मैरिज देख रही हूँ, वरना सबने तो अपने घर वालों की मर्जी से शादी की है। और अब कोई दिक्कत होती है ससुराल में तो सीधा मायके आके बैठ जाती है कि आपने ही ऐसा ढूंढा था। हाँ यार ये तो है, मेरे घर वाले बड़ी मुश्किल से माने हैं पंकज से शादी करवाने के लिए। मुझे तो घर वालों ने साफ साफ बोल दिया कि शादी के बाद अगर कोई दिक्कत हुई तो मायके का दरवाजा ना खटखटाऊं। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि पंकज तुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो उसने तुझे अपने रिश्ते के दौरान एक भी बार गलत तरीके से छूने की मांग नहीं की। तूने ही बताया था। हाँ प्रीति, सच में जब मुझे पंकज ने प्रपोज किया था तो मुझे लगा था कि ये भी बाकी लड़कों की तरह ही ना हो, जो लड़कियों को बस अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोमल और प्रीति आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर कोमल की माँ सुमन आती है और कहती है, हो गई दोनों सहेलियों की बात, अब मेहंदी लग गई हो तो जा कोमल, जाके कमरे में आराम कर, कल शादी है, बहुत काम है हमें यहाँ, वो आते जाते मेहंदी खराब कर देगा। ठीक है माँ। कोमल अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शादी का दिन होता है। शादी तक सारी तैयारियां हो चुकी थी और उसके कुछ ही देर में पंकज अपनी माँ कुंती और रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर कोमल के द्वार आता है। सभी का बड़े ही धूमधाम से स्वागत होता है और शादी की रस्मों को बढ़ाते हुए दुल्हन को मंडप में लाया जाता है, जहां शादी की रस्में पूरी होने पर कोमल विदा होकर अपने ससुराल आती है, जहां उसकी सास कुंती उसकी आरती उतारते हुए उससे कहती है, सच में बेटा, मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो उसे तेरे जैसी समझने वाली लड़की मिली, वरना आजकल के जमाने में लड़कियां कहाँ करती हैं इतनी बड़ी कुर्बानी। कैसी कुर्बानी माँ जी? मैंने तो कोई कुर्बानी नहीं दी, ये तो एक लड़की का था ना। अरे कोमल, माँ के कहने का मतलब है कि तुम अपना घर छोड़कर आई हो, वरना आजकल लड़कियां लड़कों को ही घर जमाई बनाना चाहती है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं माँ जी, ये तो रीत है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। हाँ बहू, चलो अंदर आओ। कुंती अपनी बहू को कमरे में भेज देती है और उसके बाद
अपने बेटे से कहती है, तूने बहू को सच नहीं बताया क्या? माँ सच क्यों बताना है जब बिन बताए सब कुछ ठीक चल रहा है। और वैसे भी कोमल मुझसे प्यार करती है, उसको शादी से पहले इस बात से फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या पड़ेगा। शादी से पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है, समझा? माँ आप बस शांत रहो और जैसा मैंने कहा है ना आप वैसा ही करना। मैंने आपको बोला था ना, शादी के बाद किसी भी तरह से 1 महीने के लिए कोमल और मुझे साथ में रहने से रोकना होगा आपको। 1 महीने बाद मैं खुद देख लूंगा कि क्या करना है। पंकज के इतना बोलते ही कमरे से आवाज आती है। पंकज जी कहाँ हो, जरा कमरे में आना। कोमल की आवाज सुनकर कुंती पंकज से कहती है, ले अब क्या करेगा? मैं संभाल लूंगा, बस आपको जो मैंने बोला है आप वो करना। इतना बोलकर पंकज वहाँ से कमरे में चला जाता है, जहाँ कोमल पंकज के आते ही दरवाजा बंद कर देती है और उससे कहती है, पंकज वो जरा मेरे ब्लाउज के पीछे से हुक नहीं खुल रहा, जरा तुम खोल दो। वो क्या है ना, मेरे हाथ नहीं जा रहे। क्या? मैं कैसे? रुको, मैं माँ को बुला देता हूँ। अरे माँ जी क्यों? तुम कर दो ना, तुम तो मेरे पति हो, इतना सा काम करने में शर्मा रहे हो, चलो करो। कोमल अपने खुले बालों को आगे कर लेती है और उसके डीप बैक ब्लाउज में उसकी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। ये देखते हुए पंकज के हाथ कांप रहे थे कोमल के ब्लाउज के हुक को खोलने में, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ ब्लाउज तक पहुंचाता है तभी अचानक ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और पंकज अपने हाथों को पीछे करते हुए डरता हुआ कहता है, वो दरवाजे पे कोई है, तुम देखो। 1 मिनट माँ जी होगी, मैं पल्ला ले लूं। कोमल बिस्तर पर पड़े अपने लहंगे के दुपट्टे से अपना सर ढकते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने कुंती होती है। कुंती अपने बेटे के माथे पर आया पसीना देखकर मन में कहती है, लगता है मैं सही समय पर आ गई। बहू, वो क्या है ना, हमारे में रस्म है कि शादी के 1 महीने तक बहू बेटे को साथ रहने की इजाजत नहीं है। हमारे में लड़कों की जिंदगी पर दोष बना होता है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। अच्छा माँ जी, लेकिन कभी पंकज ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। वो मुझे भी शादी से कुछ टाइम पहले ही माँ ने बताया था इस रस्म के बारे में, लेकिन मैं भूल गया था। कोई नहीं, अब मैंने बता दिया ना। चल बहू, तू मेरे कमरे में जा, मैं तेरे बदलने के लिए कपड़े लेकर आती हूँ। कुंती के इतना कहने पर कोमल उदास सा चेहरा लेकर वहाँ से अपनी सास के कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कुंती उससे कहती है, पंकज तूने ना सब खराब कर दिया। तूने मुझे बोला था कि ये समझौते वाली शादी होगी, तू कोमल को सब बताएगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और समाज में भी हमारी कोई बदनामी नहीं होगी। माँ आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये शादी नहीं समझौता है, बस इसके बारे में कोमल को अभी पता नहीं है। ये कैसा समझौता है? मेरी शादी नहीं समझौता बन गई है मेरे लिए, जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता। आखिर बात क्या है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। कुछ देर में कुंती कमरे में आती है, लेकिन कोमल उससे कुछ नहीं कहती। वो खुद से सब पता करने की कोशिश करती है। शादी के बाद कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। इन दिनों में कोमल ये नोटिस करती है कि जब जब वो पंकज के पास जाती तो पंकज उससे दूर हो जाया करता, लेकिन कोमल ये सब उसी रस्म के कारण होगा ये समझ लेती है। लेकिन 1 महीना खत्म होने के अगले दिन में कोमल अपने कमरे को सुहागरात की तरह सजाती है और वहाँ कुंती आकर ये सब देखकर उससे कहती है, बहू ये सब क्या है? तू अपना कमरा इतना क्यों सजा रही है? तू तो यहाँ सोती भी नहीं है। सोती नहीं हूँ, लेकिन अब तो सोऊंगी ना माँ जी। 1 महीना पूरा हो चुका है। आज मैं पंकज जी के साथ अपने इसी कमरे में सोऊंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि 1 महीना खत्म हो गया। अब क्या होगा? पंकज को कैसे बताऊं? कुंती कोमल के कमरे से जाकर पंकज को कॉल लगाती है, लेकिन पंकज फोन नहीं उठाता। शाम हो जाती है। कोमल बेसब्री से पंकज का इंतजार कर रही थी और अपने कमरे की खिड़की से बाहर रोड की तरफ ही देख रही होती है कि तभी उसे अपने घर के बाहर एक बाइक आकर रुकती दिखती है, जिस पर पंकज और उसका दोस्त होता है। पंकज बाइक से उतरकर आसपास देखते हुए अपने दोस्त के गाल पर किस करता है और उसे गले मिलकर बाय करते हुए घर आ जाता है। पर खिड़की से कोमल ये सब देखते हुए हैरान थी और वो नीचे जाती है, लेकिन तब तक कुंती पंकज को अंदर आने पर कोमल के प्लान के बारे में बता देती है, जिसके बाद पंकज कोमल के सामने आते ही उससे कहता है,
कोमल माफ करना, आज वो मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। ऑफिस का एक जरूरी प्रेजेंटेशन है, साथ में मिलकर बनानी है, तो यही बताने आया था। वो मेरा फोन ऑफ हो गया था ना, तो सोचा जाकर बताऊं। अभी अभी जिस दोस्त को किस देकर आए हो उसी के साथ मिलकर बनानी होगी ना प्रेजेंटेशन। क्यों, सही कहा ना मैंने? कोमल के मुंह से ये बात सुनकर कुंती और पंकज हैरान थे, लेकिन तभी कोमल आगे कहती है, इतना बड़ा धोखा पंकज। अरे अगर तुम किसी लड़के को पसंद करते थे तो मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? क्यों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? क्यों मेरे साथ शादी का खिलवाड़ किया तुमने? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? अब सच पता चल ही गया है तो सुन लो। एक बार तुम अपने दोस्त के साथ एक कैफे में गई थी। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की सारी बातें सुनी। तुम्हारे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ थे, तो मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसी ही लड़की चाहिए जो अपने घर वालों से लड़कर मेरे साथ रहने के लिए कहे। इससे तुम्हें क्या हासिल हो गया? तुम जानते भी हो कितने मुश्किल से मैंने अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मनाया था, और अब अगर उन्हें ये पता चला कि तुम ऐसे हो तो वो मुझे कभी अपनी बेटी नहीं मानेंगे। बस इसलिए किया क्योंकि तुम तो जानती हो मेरी माँ की समाज में बहुत इज्जत है, और लोगों को अगर पता चला कि उनका बेटा गे है तो सब मेरी माँ को ताने मारेंगे। इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया और शादी की, क्योंकि अगर तुम चाहो भी ना तो सच पता चलने के बाद भी तुम अपने मायके नहीं जा पाओगी, क्योंकि वो तो तुम्हें कभी अपनाएंगे नहीं। और अगर तुम घर छोड़कर गई तो जिंदगी काट नहीं पाओगी अकेली, क्योंकि शादी टूटी औरत को समाज में किस नजर से देखा जाता है ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। पंकज चुप रह। बहू देख, अब जो है यही है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी इस शादी से समझौता कर ले। कोमल के सामने कोई रास्ता नहीं था। वो अपने माता पिता को ये सच बताकर खुद को उनकी नजरों में गिरा नहीं सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अपनी शादी को समझौता समझकर अपनाना ही पड़ता है। सुमन अपनी सेज पर बैठी अपने पति रोहित का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर रोहित आ जाता है और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर सुमन रोहित को रोक देती है और उससे कहती है, रोहित जी, मैं आपसे प्यार नहीं करती, साथ ही मैं आपसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। शादी नहीं करना चाहती थी? अरे जब तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो तुमने मुझसे शादी करी क्यों? माफ करना रोहित जी, पर मैंने ये शादी अपने माँ बाप के दबाव में आकर की है। मैं पहले से ही किसी और से प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ बाबा के खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी, बस इसीलिए मैंने। सुमन की बातें सुनकर रोहित कुछ नहीं बोलता और अपना पिलो लिए वहाँ से चला जाता है। अपने पति को ऐसे कमरे से बाहर जाता देखकर सुमन उसे रोकना तो चाहती थी, पर वो उसे रोक नहीं पाती। अब अगली सुबह सुमन जब नहाकर अपने कमरे के शीशे के सामने बैठी होती है, तभी वहाँ पर रोहित आता है और सुमन से कुछ ना बोलते हुए सीधा बाथरूम में चला जाता है। ये देखकर सुमन उससे बात करने की सोचती है, और अब जब रोहित नहाकर बाहर निकलता है तब सुमन उसे अपने पास बैठाकर उससे कहती है, रोहित जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। देखो रोहित, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और उसकी जगह किसी और को देना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ किसी को जानती तक नहीं हूँ सिवाय आपके और माँ जी के, तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझें। मैं जानता हूँ सुमन कि तुम्हारा दिल मुझे अपनाने को नहीं कर रहा है, शायद इसीलिए तुमने मुझे रोका, पर मैं भी तुम्हारा पति हूँ। अब हमारी शादी हो चुकी है, और एक पति कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और के बारे में सोचे। बस इसलिए आज मैं तुम्हारे आगे दो ऑप्शन रखता हूँ। पहला, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करती हो इसलिए तुम मुझे तलाक देकर चली जाओ। दूसरा, अगर तुम मुझे अपना पति मानती हो तो प्लीज अपने पास्ट को बीच में मत लाना। रोहित जी, मैं आपको तलाक नहीं दे सकती। अगर आपको तलाक देना ही होता तो शायद मैं आपसे कभी शादी ही ना करती, पर अगर मैंने आपसे शादी की है तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये शादी निभानी है, और इस रिश्ते को हम तभी अच्छे से निभा पाएंगे जब हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे। इसीलिए एक पति पत्नी का रिश्ता निभाने से पहले मैं आपकी एक अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। हम बाहर की दुनिया के सामने एक पति पत्नी रहेंगे, पर जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं जाते तब तक हम दोस्त ही रहेंगे। सुमन भले ही रोहित से प्यार ना करती हो, पर रोहित सुमन से बेहद प्यार करता था, और इसलिए वो उसके इस फैसले का मान रखता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सुमन की सास विमला सुमन के कमरे में आती है और उससे कहती है, बहू, तू अभी तक कमरे में क्या कर रही है? तुम दोनों भूल गए कि आज तुम दोनों को मंदिर जाकर माथा टेकना है।
विमला काफी बूढ़ी थी, पर उसने मेकअप इस कदर किया था जैसे अब भी वो 55 की ना होकर 22 साल की एक जवानी लड़की। अपनी सास को ऐसे देखकर सुमन मन में कहती है, ये माँ जी को क्या हो गया है? माँ जी इस उम्र में ऐसे? क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों देख रही है मुझे? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। वैसे माँ जी, कल हमारी शादी थी, तब आपने मेकअप किया, समझ आता है, पर आज आपने खुद को इस तरह क्यों संवारा हुआ है? अब बहू, सजने संवरने की भी कोई उम्र होती है क्या? देख बहू, भले ही तेरी सास 55 की है, पर उसका दिल आज भी 55 का ही है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। बहू, तूने कुछ कहा? नहीं माँ जी, मैं क्या ही कहूँगी। फिर ठीक है। रोहित बेटा, चल तू भी जल्दी से तैयार हो जा और बहू को लेकर मंदिर चले जा। माँ, आज नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। विमला अपने बेटे से कुछ बोलती उससे पहले ही वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद विमला अपनी बहू को खुद ही मंदिर ले जाती है। मंदिर में जाकर सुमन भगवान के दर्शन कर ही रही होती है, तभी वहाँ दूसरी तरफ विमला मंदिर के बाहर अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। वो उसका इंतजार कर रही थी, तभी विमला को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। वो गिरती उससे पहले ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और विमला को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसको एक पेड़ की छांव में बैठाकर पानी पिलाता है। वो लड़का देखने में बहुत हैंडसम था। उस लड़के को देखकर विमला कहती है, थैंक यू बेटा। थैंक यू किस बात के लिए कह रही हो आप? और बेटा किसे कह रही हो? तुम्हें बोल रही हूँ और किसे कहूँगी? मैं किसी का बेटा बेटा नहीं हूँ, मुझे वीर कह सकती हो आप। ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू मुझसे काफी ज्यादा छोटा है। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप मुझसे कितनी बड़ी हो, पर मैं आपको ना ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप उम्र में बड़ी बिल्कुल भी नहीं लगती हो। आपको पता है, आप मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी लगती हो। वीर के मुंह से खुद की तारीफें सुनकर विमला को मानो बहुत सुकून मिलता है और वो उससे बहुत सारी बातें करना शुरू कर देती है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि वीर उसकी सास के बेहद ही करीब बैठा है और उससे हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर सुमन को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप इस लड़की के साथ क्यों बैठी हैं? बहू, ये मेरा दोस्त है। दोस्त? ऐसे कैसे हो सकता है? वीर तो मेरा एक्स है और जहाँ तक मैं जानती हूँ, वीर की दोस्त कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। आखिर वीर चाहता क्या है? वो क्यों मेरी सास के पीछे इस तरह से है? जो भी है, मुझे इसका राज पता लगाना ही पड़ेगा। माँ जी, अगर आपने अपने दोस्त से बात कर ली हो तो क्या हम घर चलें? अपनी बहू की बात सुनकर विमला अपनी बहू के साथ अपने घर आ जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ वीर और विमला की नजदीकियां बढ़ने लगती है। विमला अक्सर वीर से मिलने जाया करती और कभी कभी तो वीर भी विमला के घर आया करता। ये देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद सुमन अपने एक्स को फोन करती है और उसकी कॉल रिकॉर्ड करते हुए उससे बात करती है। हेलो वीर, आखिर तुम मेरी सास से क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी सास से कुछ नहीं चाहता और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, पर सच बताऊं, मैं उस बुढ़िया को इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। पर वीर, तुमने जैसी हरकतें की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अब शादीशुदा हूँ और मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, दिल में एक एहसास जरूर रह गया था, पर तुमने जो भी हरकत मेरी सास के साथ की, मैं उसको चाहकर भी नहीं भूल सकती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी और अगर तुमने मुझे भूलना चाहा भी ना, तो भी मैं तुम्हें अपने आप को भूलने नहीं दूंगा। सुमन वीर को कुछ बोलती उससे पहले ही वीर उसका कॉल कट कर देता है, पर कहीं वीर कुछ गलत ना कर ले, बस इसलिए वो खुद से बोलती है। वीर ये सही नहीं कर रहा है, मैं उसको नहीं बता सकती हूँ, बस इसीलिए वो मेरे करीब आने के लिए माँ जी के करीब आ रहा है। जो भी है, मुझे माँ जी से इस बारे में बात करनी होगी। सुमन अब अपनी सास के पास बाहर हॉल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वीर, रोहित और उसकी सास आपस में बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। वीर को देखकर सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, पर अभी रोहित था, इसलिए सुमन कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में वापस जाने लगती है। तभी रोहित सुमन को आवाज लगाता है। सुमन, तुम कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ बैठो। सुमन अब ना चाहते हुए भी रोहित के बगल में बैठ जाती है
पर सुमन की नजर सिर्फ वीर पर ही थी। कभी वीर उसकी सास की कमर पर हाथ रखता तो कभी कुछ और करता। ये देखकर सुमन को बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में फूटते हुए कहती है, बस करो वीर, तुम अब और कितना गिरोगे। और माँ जी आप, अरे आप तो अपनी उम्र का लिहाज कर लो, बूढ़ी हो गई हो पर अभी भी आपकी जवानी वाली हरकतें। अरे अपनी बेटे की उम्र के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रही हो। ये क्या बोल रही हो सुमन, तुम मेरी माँ के बारे में? मैं जो भी बोल रही हूँ ना, सब सच बोल रही हूँ। सुमन अब अपने पति को सब कुछ बता देती है। तो वहीं अब उसकी सास भी अपने अफेयर को एक्सेप्ट करती है। जिसके बाद रोहित अपनी पत्नी और माँ से कहता है, सुमन जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और माँ आपको तो शर्म आनी चाहिए। रोहित, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये मेरा पुराना आशिक है, पर जब मुझे ये पता चला कि ये माँ जी के जरिए मेरे करीब आना चाहता है तो मैंने आप सभी के सामने इस बात का खुलासा करना चाहा। अब सुमन उस कॉल की रिकॉर्डिंग सभी को सुनाती है। जिसके बाद रोहित वीर को पुलिस के हवाले कर देता है। तो वहीं अब उसकी सास भी समझ जाती है कि जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह से हर मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। साथ ही अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए ही उसे कोई काम करना चाहिए। तो वहीं अब सुमन और रोहित भी एक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।